हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का एमसीक्यूज़ की क्लास के अंदर स्वागत है। तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है इस एमसीक्यू की महत्वपूर्ण क्लास के अंदर। तो जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है, अपन पी ब्लॉक स्टार्ट कर चुके थे। इससे पहले अपने एस ब्लॉक करा था, उससे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर और उससे पहले हमने पीरियोडिक टेबल कंप्लीट कर लिया था। तो पी ब्लॉक की जो क्वेश्चन आंसर की ये अपनी सेकेंड क्लास है। इससे पहले अपन कल एक क्लास ले चुके हैं जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण थी और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उसके अंदर डाले गए थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास पी ब्लॉक से जो संबंधित है। पहला सवाल आपके सामने निम्न प्रकार से है। जो बच्चे आंसर दे पाएँ वो क्वेश्चन पढ़ते ही उसका आंसर कमेंट दिया करें, है ना। इससे आपका जो लेवल है वो बूस्टअप होगा। आप जल्दी से आंसर करने की क्षमता को प्राप्त करेंगे। तो पहला सवाल है अपने सामने, लेड तथा टिन के लिए मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है। आपके पास चार ऑप्शन है, +2, +4, +4, +4, +2, +2, +4, +2। तो आपको बताना है। जो बच्चे कर सकते हैं वो इसका आंसर कमेंट करें, बाकियों को मैं बताता हूँ। जैसा कि अपने को पता है, जो कार्बन फैमिली है आज की क्लास में अपन ने पढ़ी थी, इस प्रकार से होती है। और मैंने आपको कहा था कि ऊपर से नीचे जाने पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व बढ़ता है। तो सबसे नीचे कौन है, Pb यानी कि लेड है। लेड का +2 स्थायी होगा और उससे ऊपर जस्ट है उसका कौन सा होगा, +4। तो ऐसा कोई ऑप्शन है। सबसे पहले हमें लेड का पूछा है तो +2 और बाद में टिन का पूछा है तो +4, यानी कि +2 और +4 इसका सही उत्तर आएगा। तो आपके सामने ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है। आप देखो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, क्लास के अंदर करवा रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछता है कि निम्न में से उभयधर्मी ऑक्साइड्स कौन से हैं। तो जो बच्चे इसका सवाल कर सकते हैं, इस सवाल को जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन ए होगा CaO, या ऑप्शन बी होगा कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑप्शन सी होगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड, या ऑप्शन डी होगा टिन डाइऑक्साइड। तो जल्दी से ऑप्शन कमेंट करो कौन सा सही उत्तर होगा। मैंने आपको क्लास के अंदर ये करवा रखा है और अब मैं आपको उत्तर बता दूं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलो जी, इसका सही उत्तर आएगा टिन डाइऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति का है। आपको मैं पूछूं, ये बताओ बच्चों कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कौन सी प्रकृति का होता है। ज़्यादातर इसे पूछा जाता है। तो मैंने आपको क्लास के अंदर करवाया था, ये कौन सा है, अम्लीय प्रकृति का, है ना। करवा रखा है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे। ये और ये दोनों कौन से अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसके बाद जर्मेनियम और ये टिन किस प्रकृति के होते हैं, उभयधर्मी प्रकृति के। तो मैंने आपको करवा रखा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहता है हाइड्रोबोरिक एसिड या H3BO3 में बोरोन व ऑक्सीजन का संकरण क्या होगा। हमारा ये सवाल है। जो बच्चे इस सवाल का आंसर कर सकते हैं वो जल्दी से आंसर कमेंट करो, बाकियों को मैं आंसर बताता हूँ। हमारा सवाल है हाइड्रोबोरिक एसिड के अंदर आपको संकरण बताना है। तो इस प्रकार से इसकी संरचना होगी, है ना। बोरोन के पास अगर देखें तो 3 सिग्मा बंध है, 1, 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड के कारण जो संकरण निकल के आता है वो आता है sp2। तो बोरोन का तो संकरण हो गया sp2। ऑक्सीजन का यदि संकरण देखें तो ऑक्सीजन के पास 2 सिग्मा बंध है, ठीक है, और 2 ही इसके पास लोन पेयर होते हैं। तो टोटल संख्या कितनी होगी, 2 सिग्मा + 2 लोन पेयर इक्वल टू संख्या प्राप्त हुई में 4, और 4 के लिए जो संकरण होता है वो होता है sp3। तो क्रम से हमें बोरोन ऑक्सीजन का पूछा है, क्रम आपको ध्यान में रखना है। बोरोन ऑक्सीजन का पूछे तो संकरण हो जाएगा sp2 sp3, ठीक है। यदि आपको पूछे ऑक्सीजन बोरोन का तो हो जाएगा sp3 sp2। क्रम महत्वपूर्ण है, यही लैंग्वेज का खेल होता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो हमें ऑप्शन मैच करना है sp2 sp3। तो देखो ऑप्शन संख्या डी, ऑप्शन डी के अंदर अपना सही आंसर मैच हो रहा है। तो कौन सा उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन डी, संकरण बोरोन का sp2 और ऑक्सीजन का sp3। किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की शायद समस्या नहीं है। चलती है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। औद्योगिक स्तर पर एल्यूमिनियम किसके द्वारा बनता है। तो आपको पता होना चाहिए
एल्यूमिनियम के बारे में मैंने आपको जो उपयोग बताए थे तब इसको मैंने आंसर बताया था इसका कि औद्योगिक स्तर पर एल्यूमिनियम किसके द्वारा बनता है। तो जो बच्चे इस सवाल का उत्तर जानते हैं वो जल्दी से कमेंट करो, तब तक मैं आपको बताता हूँ सही उत्तर। 10 सेकंड का आपके पास समय है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो बच्चों औद्योगिक स्तर पर जो एल्यूमिनियम बनता है वो बनता है बॉक्साइड अयस्क से। क्या बनता है? बॉक्साइड अयस्क से। ये इसका सही उत्तर होगा। महत्वपूर्ण सवाल है, इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। 5वां क्वेश्चन हमें कहता है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है जबकि हीरा कुचालक है, क्यों? इसका जवाब आपको बताना है। ऑप्शंस आप पढ़ सकते हो। पहला ऑप्शन कहता है हीरा कठोर है, ग्रेफाइट मुलायम है, इस कारण। बी ऑप्शन कहता है हीरा तथा ग्रेफाइट में विभिन्न परमाणुीय संरचना होती है, इस कारण। सी ऑप्शन कहता है ग्रेफाइट में धनावेशित कार्बन आयन है, इस कारण। और डी ऑप्शन कहता है ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन है लेकिन हीरे में नहीं है, इस कारण। तो जो बच्चे इस प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं वो जल्दी से इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट करें। जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे उसको प्रॉपर इनाम दिया जाएगा, है ना। तो जिन बच्चों को नहीं आता उनको मैं करवा देता हूं। तो बच्चों आज की क्लास में हमने पढ़ा था हीरे की संरचना अपन ने पढ़ी थी, और हीरे के अंदर जो कार्बन परमाणु होता है उसका संकरण होता है sp3, यानी कि एक कार्बन के पास जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे बंध निर्माण में भाग ले लेते हैं। लेकिन ग्रेफाइट की मैंने आपको बताया था कि ग्रेफाइट जो होता है उसकी परतीय संरचना होती है। कौन सी? परतीय संरचना होती है। परतीय संरचना होने के कारण कौन सी? षटकोणीय परतीय संरचना होती है, और इसका संकरण जो कार्बन होता है उसका sp2 संकरण होता है। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन इसका फ्री होता है। उस मुक्त इलेक्ट्रॉन को अपन विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन भी को बोलते हैं। क्या? विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन। और ये जो विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन है, इसी इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत का ये क्या होता है? सुचालक। क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ते हो, समझते हो कि इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही विद्युत का क्या होता है? चालन होता है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि आप धातुओं के बारे में अगर देखो तो धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। जिसका कारण है धातुओं के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसी कारण क्या होता है? उनका विद्युत का वो चालन कर पाती है। जिन धातुओं में या जिन भी पदार्थों के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते वे विद्युत का क्या नहीं करते? चालन नहीं करते। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ग्रेफाइट में तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और हीरे में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है, समझ गए? किसी प्रकार की कोई समस्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। CO2 किसके समसंरचनात्मक नहीं है? ऑप्शन है HgCl2, ZnI2, C2H2, NO2। तो जो बच्चे इसका सही आंसर कर पाएँ कमेंट करो। आप आंसर सही हो गलत हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने दिमाग का यूज़ करो। आपको कितना नॉलेज है उस हिसाब से आप आंसर कमेंट करने का प्रयास करो, है ना। तो तब तक मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। देखो बच्चों, जो CO2 होता है उसका संरचना मैं आपको बता देता हूँ। ये अपना कार्बन 2 ऑक्सीजन द्वारा बंधा होता है। कार्बन के पास कोई लोन पेयर होते नहीं, तो ये इसकी रेखीय संरचना होगी। HgCl2 की अगर बात करें तो बिल्कुल ठीक इसी प्रकार रेखीय है। ZnI2 की भी बात करें तो बिल्कुल ये भी CO2 की तरह रेखीय है। C2H2 की बात करें तो कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है, फिर हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, यानी कि ये भी क्या है? रेखीय है। लेकिन NO2 की अगर अपन बात करें तो ये इस प्रकार से होता है, बेंट शेप होता है ना। तो किसी प्रकार की कोई समस्या है? नहीं है। ये वी शेप होता है, इसकी आकृति क्या होती है? वी शेप या बेंट शेप, है ना। तो इसका सही उत्तर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर आ जाएगा। NO2 की जो आकृति है वो CO2 के समसंरचनात्मक नहीं है, पूछा है ना। कई बार क्या होता है कि आप चेक नहीं करते, आप डायरेक्ट देखते हो कि CO2 किसके संरचनात्मक है, और आपको पहला ऑप्शन जब आप चेक करते होगे तो पहला ऑप्शन में आपको देगा HgCl2, हाँ ये तो CO2 के समान है। तो डायरेक्ट नहीं, आपको क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, फिर ऑप्शंस को देखना है क्या पूछा है, प्रॉपरली चेक करने के बाद ही आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहता है? अकार्बनिक ग्रेफाइट आपसे पूछा है कि अकार्बनिक ग्रेफाइट क्या होता है।
तो बताइए जरा अकार्बनिक ग्रेफाइट किसे कहते हैं? जल्दी से आंसर कमेंट करो। जो बच्चे इसका आंसर कर सकते हैं वो जल्दी से करो। मैंने आपको प्रीवियस जो क्लासेस थी अपनी उसके अंदर भी इसका आंसर मैंने आपको करवाया था। तो जल्दी से बताओ अकार्बनिक ग्रेफाइट क्या होता है? ऑप्शन संख्या ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? जल्दी से कमेंट करो। आपके पास 10 सेकंड का समय है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलो देखते हैं किन किन बच्चों का सही मिलता है। तो ऑप्शन आपका जो सी है वो सही उत्तर है। अकार्बनिक ग्रेफाइट इसे कहते हैं, ऑप्शन संख्या सी वाले को। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वैसे तो पूछा गया है कई बार, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। पिछली जो अपनी क्लास हुई थी शायद एस ब्लॉक के अंदर भी मैंने इसको पूछा था। तो महत्वपूर्ण सवाल है, जिन सवालों के लिए मैं बोलता हूँ ये महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है, उन सवालों को आप अवश्य किया करें। ठीक है, उनको ध्यान में रखा करें, स्पेशल उनको नोट किया करें, हाईलाइट किया करें उन्हें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी महत्वपूर्ण सवाल है। इस प्रकार के सवाल सामान्यतया इस प्रकार के एग्जाम के अंदर, जैसे कि प्रयोगशाला सहायक, पुलिस वगैरह की, पटवारी वगैरह के एग्जाम के इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ओजोन क्या है? ओजोन एक बेसिक साइंस का क्वेश्चन है। ओजोन क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है ऑक्सीजन का संभारिक है। संभारिक मैंने आपको बताया था क्या होता है, जिसका भार समान होता है। ऑप्शन बी कहता है ऑक्सीजन का समस्थानिक है। ऑप्शन सी कहता है ऑक्सीजन का बहुलक है। ऑप्शन डी कहता है ऑक्सीजन का अपर रूप है। तो जो बच्चे इसका आंसर सही से कमेंट कर सकते हैं, बताओ इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? बताओ कौन बच्चे कर सकते हैं? चलो जी मैं आपको आंसर बताता हूं। तो ऑक्सीजन का जो ओजोन है वो ऑक्सीजन का क्या है? एक तरह का अपर रूप है ना। क्या है? अपर रूप। ऑक्सीजन का एक प्रकार का रूप है। ऑक्सीजन इस प्रकार में भी, इस रूप में भी पाया जा सकता है। इस प्रकार का एक विशेष रूप है, तो कह सकते हैं अपन। तो 8वें सवाल का ओजोन क्या है? तो अपन कहेंगे ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स के अंदर, तो आपको इसे ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? आपको बताना है कौन सा वाटर गैस का सही संगठन है। सही संगठन बताना है। कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्लोरीन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन। वाटर गैस या जिसे सिंथेसिस गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सिंथेसिस गैस। तो सही ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। सिंथेसिस गैस या वाटर गैस किसे कहते हैं? मैंने आज सुबह ही आपको इस क्लास, जो अपनी पी ब्लॉक की क्लास हुई थी उसके अंदर करवाया था। तो बताओ बच्चों कौन सा होता है वाटर गैस का सही संगठन? कमेंट करो जल्दी से कम 3-4 कमेंट आने चाहिए। 3-4 बच्चे तो कम से कम इसका सही आंसर दो। आपने क्लास लगाई होगी, है ना। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इन गैसों का जो संगठन होता है उसे ही कहा जाता है वाटर गैस। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। चलें आगे। चलो जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कौन सा अस्तित्व में नहीं है? नहीं है पूछा है, ध्यान में रखना। नहीं है पूछा है, ये बात ध्यान में रखना। तो कौन सा अस्तित्व में नहीं है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बड़ा सिंपल सा उत्तर होगा इसका। जैसा कि आपको पता है जो द्वितीय आवर्त के तत्व होते हैं, द्वितीय आवर्त के, जिसमें कार्बन और इधर कौन सा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये शामिल होते हैं। इनके पास क्या होता है? डी ब्लॉक नहीं होता। जो डी कक्षक है इनके पास, डी कक्षकों की क्या होती है? अनुपस्थिति होती है। डी कक्षकों की अनुपस्थिति होने के कारण ये कम संख्या में बंध बनाते हैं, यानी कि ये सामान्य अपनी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी प्रदर्शित करते हैं? 2, 3, 4 इस प्रकार से। 6 ऑक्सीकरण अवस्था ये प्रदर्शित नहीं करते। तो कार्बन ने यहाँ पे 6 क्लोरीन के साथ बंध बना रखा है, जो कि सही नहीं है। कारण होगा इसके पास डी कक्षकों की अनुपस्थिति होती है, तो कार्बन 6 बंध नहीं बना सकता, यानी कि जो ऑप्शन ए है आपका वो अस्तित्व में नहीं होगा। इस प्रकार का कोई यौगिक अस्तित्व में नहीं होता। क्यों? क्योंकि कार्बन 6 बंध बना ही नहीं सकता। तो सीधा सा सवाल हो गया, सीधा इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो जी अपने क्वेश्चन यहाँ पर आज कंप्लीट होते हैं। आज अपन ने करीब 10 क्वेश्चंस करे हैं, है ना। और 10 के 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, प्रीवियस ईयर्स के अंदर ये पूछे गए थे, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आप डेली से डेली क्वेश्चंस आंसर की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। देखिए कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होता है ना,
उसके अंदर आप थ्योरी कितना ही चाहे पढ़ लो, थ्योरी महत्वपूर्ण नहीं होती कि आप प्रतिदिन कितनी थ्योरी पढ़ते हो, है ना। महत्वपूर्ण वहाँ पे ये होता है कि आप क्वेश्चन आंसर कितने प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन आंसर आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा आप MCQ करोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपको लैंग्वेज सीखने को मिलेगी, उतना ही ज़्यादा आपको पता लगेगा कि क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या होने वाला है ना। तो ऐसे सिलेबस के अंदर दे दिया कि पी ब्लॉक पढ़ना है, तो पी ब्लॉक बहुत बड़ा है ना। मैं आपको मिनिमम पी ब्लॉक करा रहा हूँ जिससे आपका प्रयोगशाला साई के अंदर काम चल जाए। तो हो सकता है एक आधा सवाल बाहर से टपक पड़े, तो अपन MCQ जो कर रहे हैं उसके अंदर क्या है कि मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी ऐड कर रहा हूँ, ताकि अगर कोई बाहर से भी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाए तो उस सवाल का आंसर्स आप कर पाएँ, है ना। तो MCQ करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको कहीं से भी मिले, YouTube से, कहीं किसी भी चैनल से, अपने ऐप से, PDF से, किसी सीट से या किसी कोचिंग से, किसी स्कूल से, किसी टीचर से, कहीं से भी आपको क्वेश्चन आंसर मिले, आप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन आप ही को कराना है ना। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही संभावना होगी आपके सिलेक्शन की, आपके चयन की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। आप थ्योरी भले ही 10 कॉपियों में से मत पढ़िए, आप किसी एक जगह से थ्योरी पढ़ लीजिए, सफिशिएंट होगी। लेकिन क्वेश्चन से ना आप वैरायटी के क्वेश्चन कीजिए, अलग अलग तरह के बहुत सारे क्वेश्चन कीजिए, यहीं से भी कर लिए, वहाँ से भी कर लिए। या अब देखो अपनी क्लास कितनी होती है, मैक्सिमम 10 या 15 मिनट की होती है। 10 या 15 मिनट में आप इस टाइम के अंदर आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। तो जितने भी 10 या 5 क्वेश्चन होते हैं, आप जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके इसको देख लीजिए। हो सकता है कोई एक आधा क्वेश्चन आपके दिमाग में अटक जाए और वही एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो जहां पर भी मिले, जितने भी मिले, आप बार बार क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं आप किसी भी क्वेश्चंस को एक बार कर लिया तो दोबारा उसे उठा के देखेंगे, नहीं, आप क्वेश्चंस को करिए, बार बार करिए, बार बार रिवीजन करिए, बार बार रिपीट करिए, ठीक है। थ्योरी आप कम पढ़ोगे ना तो काम चल जाएगा, लेकिन यदि आप क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कम करोगे ना तो बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, अगर आपने थ्योरी कम पढ़ी हो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन यदि आपने क्वेश्चन आंसर की कम प्रैक्टिस करी है तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन आंसर करते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। हम डेली आपके लिए MCQs की क्लास लेके आते हैं, तो इसे अटेंड करिए दोस्तों। शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन कल सुबह, ऐप पे लाइव क्लास होगी अपनी पी ब्लॉक की 3rd क्लास। तो कल सुबह मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।